हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग पीईटी 2025 के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न देखेंगे इसमें। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी, तो यह एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो यह आपसे पूछा गया। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन, ये आप याद रखना, इसमें शिकार था, ठीक ना। शिकार ऑप्शन यहाँ पे से होगा, शिकार। और पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वह मनोरंजन के जो साधन थे वह कथा कहानियाँ और नृत्य यह करते थे, ये भी आप याद रखना, ठीक ना। तो इसमें शिकार सबसे पहले आता था। तो यह आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। आगे चलते हैं, देखिएगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो यह आपको बताना है। तो पाला गया प्रथम पशु जो था यह लगभग 15,000 वर्ष पूर्व, 15,000 वर्ष पूर्व जो कि यह पाला गया था प्रथम पशु जो था वह कुत्ता था, ठीक ना। यह बात याद रखना। यह और उसके बाद 11,000 वर्ष बाद, 11,000 वर्ष ईसा पूर्व बाद इसको याद रखना, इसमें बकरी और भेड़ की पालन भी होने लगी नवपाषाण काल में, ये भी बात याद रखना। तो यह आगे चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो यह याद रखना, हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था तो वह हड़प्पा, ठीक ना। हड़प्पा कालीन के नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा रखा गया था। और यह खोजा गया था कब, 1921 में। यह दयाराम साहनी, ठीक ना, दयाराम साहनी ने खोजा था। यह आप याद रखना, दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था, तो 1921 में खोजा गया था। यह बात याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि इसमें यह सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह आपसे पूछा जाएगा। तो यह एक शहरी सभ्यता थी, ठीक ना। यह एक शहरी सभ्यता थी, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो इसमें हड़प्पा की जो सभ्यता है वह कांस्य युग से संबंधित है, ठीक ना। कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। आगे चलते हैं, देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो यह आपको बताना है, नहीं किया गया है। तो यह हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में, तो यह आपको याद रखना, वह जो गाय थी इसका जो चित्रण नहीं मिलता है हड़प्पा कालीन में, इसको याद रखना। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें बाघ का, गैंडा का, हाथी का चित्रण मिलता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो यह आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति जो थी वह चित्रित थी। तो यह याद रखना, जो सिंधु घाटी के लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे, ठीक ना। पशुपति देवता की पूजा करते थे। आगे चलते हैं, देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो यह भी प्रश्न बना है। तो देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग जो थे वह याद रखना कि वह पशुपति की पूजा करते थे, है ना, पशुपति की पूजा करते थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो यह आपको बताना है। इसमें अवशेषों को खोजा था तो वह दयाराम साहनी ने, ठीक ना। अभी हम बताएं, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है इसमें से, तो इसमें आप याद रखना, वह है सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक ना। सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय सभ्यता से जुड़ा नाम है। आगे चलते हैं, देखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, तो वह याद रखना, पाली भाषा, ठीक ना। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा प्रयोग की गई थी। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है, यह आपको बताना। धार्मिक ग्रंथ, इसमें यह त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है। यह किस धर्म का है, यह पूछा है। तो यह किस धर्म का है, तो यह याद रखना, बौद्ध धर्म का। यह त्रिपिटक जो ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह है सुत्त पिटक, ठीक ना। सुत्त पिटक ऑप्शन यहाँ पे से होगा, सुत्त पिटक। आगे चलते हैं, देखिएगा।
बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो यह आपसे पूछा है। तो बौद्ध शिक्षा का जो यह वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? तो इसमें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो त्रिपिटक में, ठीक है, त्रिपिटक में मिलता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? समकालीन कौन था बुद्ध का? यह आपसे पूछा है। तो समकालीन जो थे वह महावीर थे, ठीक है, महावीर स्वामी थे, यह बौद्ध धर्म बुद्ध का समकालीन थे। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा बिछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो यह बिछुड़ी संघ की स्थापना आपसे पूछा है गौतम बुद्ध द्वारा, यह कहाँ पे की गई थी? तो यह याद रखना वैशाली में, ठीक है, वैशाली में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे से होगा वैशाली। आगे चलते हैं, सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना वह करता है बौद्ध का, ठीक है, बौद्ध का। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बौद्ध। आगे चलते हैं, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध आपसे पूछा है। तो यह था विचारों और चरित्रों की शुद्धता। विचारों और चरित्रों की शुद्धता, ऑप्शन यहाँ पे से होगा विचारों और चरित्रों की शुद्धता। आगे चलते हैं, देखिएगा, कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु संबंधित है किससे? कपिल वस्तु संबंधित है। तो यह याद रखना, कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से, ठीक है, भगवान बुद्ध से यह संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यह आप याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक आपसे पूछा है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस जो थे यह फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। आगे चलते हैं, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो यह आपको याद रखना है, यह स्थापना किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है, 1939 में छोड़े थे कांग्रेस को और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, एस सी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो यह आप याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जो थे वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? तो यह आपसे पूछा जाएगा। तो यह किए थे 1939 में, ठीक ना, 1939 में किए थे। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो यह आपसे पूछा गया, तो यह पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह याद रखना, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह आपसे याद रखना, वह राजेंद्र प्रसाद को, ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे चलते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। तो यह आपको बताइएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था तो वह किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, यह आप याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी आप याद रखना, यह त्रिपुरी है जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर। ऑप्शन यहाँ पे से होगा जबलपुर। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो यह आपको याद रखना, दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो यह आप याद रखना, वह था त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन था। आगे चलते हैं, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वह थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो यह आपसे पूछा है, तो यह आप बताइएगा। तो यह हो गया था कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति का गठन, इस पे हो गया था केंद्रित, आप इसको याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, वर्ष 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो यह आपको याद रखना है, यह किसने पढ़ा था? तो यह पढ़ा था शरद चंद्र बोस ने, ठीक है, शरद चंद्र बोस ने पढ़ा था।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो यह आपको बताना है किस अधिवेशन में यह हुआ था चुनाव जिसमें पराजित किया था। तो यह किया था त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है। यह सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को यह पराजित किया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ 1 मिनट क्वेश्चन ऊपर गया, यह क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े रहे? तो यह आपको बताना है। तो वह जुड़े थे शिलभद्र याग्गी, ठीक ना, शिलभद्र याग्गी जुड़े थे। आगे चलते हैं, देखिएगा INA की स्थापना हुई थी। तो यह क्या था? एक फॉर्म था। यह IN की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो यह आप याद रखना सिंगापुर में, ठीक ना, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो यह 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहाँ पे आई थी? तो यह आई थी सिंगापुर में, ठीक ना, सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन निम्न स्थान पर किया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन निम्न स्थान पर किया था, यह आपको बताना है। तो यह किया था सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर ऑप्शन यहाँ पे से होगा सिंगापुर। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। तो यह किस जगह पर आज़ाद भारत का सरकार का उद्घाटन किया था? यह प्रश्न पूछा है। तो यह सिंगापुर में किया था, ठीक है, सिंगापुर में किया था। आगे चलते हैं। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो यह किया था, यह याद था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो थे वह मोहन सिंह थे, ठीक है, मोहन सिंह ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन आपसे पूछा जाएगा। तो यह हुआ था 1942 में, ठीक है, 1942 ऑप्शन यहाँ पे से होगा 1942। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था, यह आप बताइएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार आपसे पूछा है। तो यह किसने सुझाया था? तो यह मोहन सिंह ने ही सुझाया था आज़ाद हिंद फौज का विचार। आगे चलते हैं। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो यह की थी कैप्टन मोहन सिंह, है ना, कैप्टन मोहन सिंह। आगे चलते हैं, देखिएगा आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो यह आपको बताना है। इसमें किसने वकालत की थी? तो यह सर TB सप्रू ने, ठीक है, सर TB सप्रू ने की थी। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो यह आपको बताना उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो यह आप याद रखना, वह वकालत की थी TB सप्रू ने। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? यह मनाया गया था 12 नवंबर 1945, ठीक ना, 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आगे चलते हैं। देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी, यह आपसे पूछा है। तो यह आप याद रखना, यह 21 अक्टूबर 1939, ठीक ना, 21 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट देखिएगा आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किसने की थी? तो यह आप याद रखना 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को की थी, 21 अक्टूबर 1943। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो यह आपको बताना है कि यह किसने सामना नहीं किया था। तो मोहन सिंह ने सामना नहीं किया था, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन P.K. सहगल, कैप्टन शाहनवाज खां तथा कैप्टन G.S. ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? तो ये उनके बचाव पक्ष में कौन आए थे? तो वह थे भुल्ला भाई देसाई, ठीक है, भुल्ला भाई देसाई थे। ऑप्शन यहाँ पे से होगा भुल्ला भाई देसाई। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की? तो यह आपसे बताना किसने नहीं की थी पैरवी। तो यह आप याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, यह आपको बताना है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो INA मुकदमे के वकील थे, तो यह आप याद रखना वह भुल्ला भाई देसाई थे, ठीक है, भुल्ला भाई देसाई थे। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की? तो यह आपको बताना है, तो यह अध्यक्षता किसने की? तो भुल्ला भाई देसाई ने की थी, भुल्ला भाई देसाई ने। नेक्स्ट देखिएगा, INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? तो यह INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? तो यह लॉर्ड वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में चलाया गया था। आगे चलते हैं। रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है, रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? रानी झांसी रेजिमेंट जो संबंधित है वह आजाद हिंद फौज से संबंधित है, आजाद हिंद फौज से संबंधित है। आगे चलते हैं। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो यह आपको बताना, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने यह रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। इनमें निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो यह आप याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक, ठीक है, देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो यह आप याद रखना, यह थी आरलैंडो मैसुट्टा, ठीक है, आरलैंडो मैसुट्टा नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो यह आप याद रखना रंगून, ठीक है, रंगून ऑप्शन यहाँ पे से होगा रंगून। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में भाग लेने वालों की मांग नहीं थी? इसमें से आप याद रखना इसमें मांग नहीं थी, तो इसमें से आप याद रखना वो मांग नहीं थी, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी। आगे चलते हैं, देखिएगा, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो वह थे राशिद अली, ठीक है, राशिद अली थे, ऑप्शन यहाँ से हुआ राशिद अली। आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो यह आपको बताना है, तो इसमें कौन थे वह? यह रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस, ऑप्शन एफ से होगा रास बिहारी बोस। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह आपको बताना है, तो यह किसने लिखा था? तो यह आप याद रखना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। आगे चलते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है, तो यह आपको याद रखना इनका जन्म जो हुआ था वह नगर कहाँ पे थे? तो इसमें आप याद रखना वह कटक, ठीक है, कटक में थी, ऑप्शन ऐसे होगा कटक। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आप याद रखना, इसमें से देखिएगा
उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था, यह बात सही है। 1938 और 1939 वर्ष में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी बात सही है। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था, ये भी बात सही है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, यह गलत है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, असत्य यही पूछा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो यह आपको बताना, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो यह आप याद रखना अवध, ठीक ना, अवध ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो यह अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अगर पूछा जाए तो यह हुई थी 1936 में, ठीक ना, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो वह हुआ था लखनऊ में, ठीक ना, वह लखनऊ में, ऑप्शन ऐसे हुआ, लखनऊ में हुआ था। देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो यह संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आप याद रखना, वह स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आगे चलते हैं। अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? तो आप याद रखना, इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आगे चलते हैं। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपको बताना, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व आपसे पूछा जाए तो स्वामी सहजानंद ने किया था, स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, तो यह आप याद रखना, वह किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक ना, यह उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था, स्वामी सहजानंद की मृत्यु से ठीक पहले। आगे चलते हैं। देखिएगा, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का संबंध था, वह था बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ठीक ना, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो सक्रिय रूप से जुड़े थे, यह आपको बताना है, तो वह सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद, ठीक ना, स्वामी सहजानंद जुड़े थे। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो यह किया गया था, आप याद रखना, 1936 में, ठीक ना, 1936 में किया गया था। आगे चलते हैं। 1928 के साराबंदी कोई कर नहीं, यह इसका मतलब साराबंदी अभियान का नेतृत्व किया था, तो 1928 में, यह आप याद रखना, यह वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो यह था बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो यह मुख्य भूमिका निभाई थी, यह याद रखना, बारदौली सत्याग्रह में, ठीक ना, बारदौली सत्याग्रह में यह मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता थे, तो बारदौली सत्याग्रह के 1928 के नेता कौन थे? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो यह आपको बताना, यह किस आंदोलन में दी थी? तो यह याद रखना, बारदौली सत्याग्रह में यह सरदार की उपाधि ने दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। आगे चलते हैं। देखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो यह महात्मा गांधी ने दी थी, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में बुद्धि जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था कितनी थी? यह कितनी थी? तो यह आपको याद रखना, यह मुद्दा था 22% की वृद्धि, ठीक है ना, 22% की वृद्धि। आगे चलते हैं।
बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर आपसे पूछा जाएगा, तो यह लेस्ली विल्सन, ठीक ना, लेस्ली विल्सन था, लेस्ली विल्सन। नेक्स्ट देखिएगा, 1928 ईस्वी के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 ईस्वी के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी के अनुयायियों ने, ठीक है, महात्मा गांधी के अनुयायियों ने किया था। आगे चलते हैं, किसानों के नो टैक्स अभियान को 1928 में किसने संगठित किया था? तो यह किसानों के नो टैक्स अभियान को 1928 में किसने संगठित किया था? यह आपसे पूछा है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यह आप याद रखना, इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, यह इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में, यह आप याद रखना, यह चला गया किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में जिले में चलाया गया था, यह आप याद रखना, इसमें चला गया था 1919 में। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यह आपसे पूछा, यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस आंदोलन सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई? तो यह आपको याद रखना है, वह खेड़ा के कृषकों का आंदोलन, ठीक ना, खेड़ा के कृषकों का आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। गांधी जी के निर्देश पर गुजरात के खेड़ा में किसान सत्याग्रह आयोजित किया गया, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण आप याद रखना, इसका कारण था सूखे के बावजूद लगान वसूली चालू रखे रहना, यह इसका कारण था, ठीक ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कृषक आंदोलन नेता, यह आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो यह है बीकानेरी जो नरोत्तम लाल जोशी, यह गलत सुमेलित है, ठीक ना, इसमें यह सभी सही है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था, तेभागा जो आंदोलन था इसमें यह किसानों से संबंधित आंदोलन था, ठीक है, यह फसल का 3/3 भागों का जो था, यह इसी पे नाम रखा है, 3/3 फसल का जो भाग था वह किसानों को 3/3 में से यह 2 हिस्सा जो था किसानों के दिए जाने की बात की गई थी और एक किसान जमींदार को, तो इसमें यही आंदोलन हुआ था, इसको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे जो से हुआ बी ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।